गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है डेली करंट अफेयर्स में। डेट है आज 7 नवंबर। देखते हैं कौन-कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो पहली न्यूज़ आती है दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है उसको सीवियर कैटेगरी में रखा है, क्योंकि ये 5 साल में अभी तक की सबसे ज़्यादा जो बैड क्वालिटी है एयर की वो इस टाइम है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन लगाया गया था। कोई भी फायर क्रैकर का यूज़ नहीं करेगा। उसके बावजूद भी जो है वहाँ लोगों ने फायर क्रैकर का यूज़ किया, जिसकी वजह से जो वहाँ की एयर क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। और अगर बात करें तो अ, अभी की जो एयर क्वालिटी है वो 533 है, 533 पे है। 2016 में ये करीब 445 थी और 2019 में ये 368 के आसपास थी। तो 5 साल का ये सबसे जो बुरा एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का। तो ये देखिए जारी करने का काम जो है वो सफ़र करता है, ठीक? तो सफ़र की अगर बात करें तो सफ़र है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। तो ये सफ़र जो है वो जारी करता है कि किस जगह का जो है कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है। देखिए ये डेवलप किया गया था आईआईटी पुणे के द्वारा, जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है पुणे में, उसके द्वारा डेवलप किया गया था। और सफ़र जो है वो रन किया जाता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी के द्वारा ये रन किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स, कि आपको रियल टाइम जो एयर की जो क्वालिटी का इंडेक्स है वो आपको मिल सके। 24/7 बेसिस पे ये है। उसके अलावा विथ कलर कोडिंग अलोंग विथ 72 आवर एडवांस वेदर फोरकास्ट। उसके अलावा ये 72 घंटे पहले ही आपको वेदर की जो फोरकास्ट है वो दे देता है। इसका दूसरा गोल है कि ये एक तरह से लोगों को एक हेल्थ एडवाइजरी गाइडलाइन भी इश्यू कर सके, ताकि लोग एडवांस में उस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। अब समझते हैं कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। तो इसको लॉन्च किया गया था 2014 में, और 1 नंबर, 1 कलर, 1 डिस्क्रिप्शन की बात करता है। और जो इसका देखिए जो मेज़रमेंट होती है एयर क्वालिटी की, वो बेस्ड होती है 8 पोल्यूटेंट्स में, जो मेनली जो इम्पोर्टेंट 8 पोल्यूटेंट्स हैं, जो ये प्रदूषण को कॉज़ करते हैं। तो पहला इसमें है पार्टिकुलेट मैटर, जिसको हम पीएम10 भी बोलते हैं। उसके बाद पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओज़ोन, अमोनिया और लेड। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 6 कैटेगरी में एयर को डिफाइन करता है, जैसे गुड, सैटिस्फैक्टरी, मॉडरेट पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर। तो जैसे दिल्ली को यहाँ पे सीवियर कैटेगरी में रखा गया है, मीन्स सबसे ज़्यादा जो खराब एयर क्वालिटी है दिल्ली की वो सीवियर कैटेगरी में आती है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय सीपीबीसी। इसको डेवलप किया गया है सीपीसीबी के द्वारा इन कंसल्टेशन विद आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर के साथ मिल करके सीपीसीबी ने एयर क्वालिटी इंडेक्स को जारी करता है। एंड एक्सपर्ट ग्रुप कंप्राइजिंग मेडिकल एंड एयर क्वालिटी प्रोफेशनल्स। और इसके अलावा जो इसमें कुछ एक्सपर्ट्स ग्रुप हैं जिसमें मेडिकल और एयर क्वालिटी प्रोफेशनल्स भी इंक्लूडेड है। अब देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की कैटेगरी क्या-क्या है। तो अगर 0 से 50 तक है तो वो गुड में आता है। अगर 51 से 100 है तो वो सैटिस्फैक्टरी है। अगर 101 से 200 के बीच में इंडेक्स है तो वो मॉडरेट में आएगा। और 201 से 300 के बीच में तो वो पुअर में है। और 301 से 400 तक है तो वेरी पुअर है। और 401 से 500 के बीच में तो वो सीवियर कैटेगरी में। तो जो दिल्ली का जो इंडेक्स है वो इस समय सीवियर कैटेगरी में है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है स्टेबल बर्निंग से। स्टेबल बर्निंग का मतलब होता है जो भी जैसे कि धान-वान की खेती करते हैं तो बाद में फसल को काटने के बाद जो रेसिड्यू बच जाता है उसको जल्दी से वो, ताकि वो नेक्स्ट जो है बुआई कर सकें, तो उससे पहले वो क्या करते हैं कि वो जो स्टेबल बच जाता है उसको जला देते हैं। ठीक? तो अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि एक स्टडी कंडक्ट की गई है पंजाब में, जो पटियाला के 6 गाँव में स्टडी कंडक्ट की गई है, इस स्टेबल बर्निंग को लेकर के। तो इसमें इसकी रिपोर्ट में क्या-क्या चीज़ें हैं, वो देखते हैं हम। तो ये रिपोर्ट कहती है कि जो स्टेबल बर्निंग से जो पॉल्यूशन होता है, वो लंग फंक्शन और मीन्स लंग डिजीज़ जो है कॉज़ करता है। और ज़्यादा जो ये हार्मफुल है, जो महिलाएँ हैं वहाँ पंजाब की रूरल एरिया में जो रहती हैं, उनके लिए ज़्यादा ये हार्मफुल है। और जो ये पीएम 2.5 है, वो इससे ज़्यादा मीन्स बढ़ रहा है। और उसी की वजह से जो है वहाँ पे मीन्स देखिए स्टबल बर्निंग से जो भी पॉल्यूटेंट्स, जो भी गैसेस निकलती हैं, उससे जो सीवियर डिजीज़ होने का खतरा रहता है। और जो पीएम 2.5 है, ये कैटेगरी ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, जो कि ज़्यादा बहुत हार्मफुल होती हैं, मीन्स रिस्पिरेटरी हेल्थ के लिए, लंग्स के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। द लेवल ऑफ इंक्रीज़ इज़ अराउंड 10 टू 15 टाइम्स द प्रिस्क्राइब्ड एयर क्वालिटी। देखिए डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो एक एयर क्वालिटी को प्रिस्क्राइब किया गया है, तो उससे 10 से 15 गुना जो है यहाँ की एयर क्वालिटी खराब है। और देखिए क्या होता है कि मीन्स जब
ये नवंबर और दिसंबर का जब टाइम आता है, तो इस समय स्टेबल बर्निंग लोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि विंटर का क्रॉप को सो करने का जो टाइम आ गया रहता है। तो उसी वजह से कि टाइम जो है मीन्स जल्दी से जल्दी वो चीज़ ख़त्म हो जाए, तो उसको जला दिया जाता है। तो वही है स्टेबल बर्निंग। और जो जिस देखिए ये स्टेबल बर्निंग से कई चीज़ें, कई डिज़ीज़ जैसे रिस्पिरेटरी डिज़ीज़ होती हैं या ब्रेथलेसनेस हो गया, कफ, स्किन रैशेज़, इचनेस ऑफ आइज़, तो ये सभी ग्रुप्स में होता है। 10 साल से लेके 60 साल के बीच में जो है ये ज़्यादा होता है, 60 साल से ऊपर को भी जो है खतरा है इस चीज़ से। बात करें स्टेबल बर्निंग की, तो स्टेबल बर्निंग इज़ एन एक्ट ऑफ सेटिंग फायर टू क्रॉप्स रेसिड्यू, रिमूव देम फ्रॉम द फील्ड टू सो द नेक्स्ट क्रॉप। तो अगली जो खेती है उसको करने के लिए जो इस समय का जो क्रॉप है उसको क्या करते हैं, जला दिया जाता है। देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब इन सब रीजन्स में जो है ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, ताकि जो धान-वान हैं उनको जल्दी से जल्दी साफ़ किया जा सके, ताकि जो अगला क्रॉप है उसको सो किया जा सके। देखिए अक्टूबर में जो है शुरू होता है और नवंबर में जो अपने पीक पे हो जाता है। उसके अलावा बात करें तो देखिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बैन किया है क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग को, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और पंजाब में। लेकिन उसके अलावा भी जो है लोग स्टबल बर्निंग करते हैं और जिससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज़ होता है और ढेर सारी डिज़ीज़ेज़ होती हैं जो भी लंग से रिलेटेड है या रिस्पिरेटरी डिज़ीज़ेज़ हैं, तो कई चीज़ें इससे लोगों को खतरा है। अब बात करते हैं लाइफ वर्क एंड लेजेंड ऑफ आदि शंकराचार्य। तो आदि शंकराचार्य जी की जो 12 फुट की मूर्ति है, 12 फुट की मूर्ति इनकी केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है वो एस्टैब्लिश की गई है। तो अगर देखें आदि शंकराचार्य जी के बारे में, तो ये एक इंडियन फिलोसोफर थे और थियोलॉजियन थे जो एक अ, अद्वैत वेदांत की बात करते हैं और इन्होंने कई मठ का भी गठन किया ताकि ये अपने फिलॉसफी को आगे बढ़ा सकें। तो ये इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। बात करते हैं इनके बर्थ और डेथ की, तो ये कहा जाता है कि इनका जन्म जो है वो कल्लादी विलेज में हुआ, जो कि पेरियार नदी के किनारे है। अगर पेरियार नदी की बात करें तो पेरियार नदी जो है, पेरियार केरला की सबसे लार्जेस्ट नदी है और ये कहा जाता है कि इन्होंने समाधि जो है वो केदारनाथ में ही समाधि ली थी, इसीलिए जो उनकी मूर्ति का जो उद्घाटन किया गया है वो केदारनाथ में ही किया गया है। और कुछ लोग का मानना है कि कांची और त्रिशूल में भी अपने लास्ट दिन जो है इन्होंने कांची और त्रिशूल में बिताए थे। लेकिन ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि इन्होंने जो अपना लास्ट टाइम में समाधि जो अटेंड की वो केदारनाथ में ही अटेंड की। अब इन बात करें कुछ लिटरेरी वर्क्स की, तो करीब-करीब 116 लिटरेरी वर्क्स इनके मौजूद हैं, जिसमें से कुछ हैं जैसे उपनिषद, 10 उपनिषद हैं, ब्रह्मसूत्र है, गीता है। उसके अलावा जो कुछ पोएटिक वर्क्स हैं जिसमें वेद चूड़ामणि आता है और मनीषा पंचकम है और उसके अलावा सौंदर्य लहरी आता है। तो ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। एंड ही ऑल्सो कंपोज्ड कनकधरा स्तोत्रम। देखिए कनकधरा स्तोत्रम भी इन्होंने कंपोज किया, जो कि बात करता है रेन ऑफ गोल्डन अम्स की बात करता है ये। इट हैज़ ऑल्सो बीन क्लेम्ड दैट आदि शंकराचार्य कंपोज टेक्स्ट्स लाइक शंकर स्मृति। जैसे शंकर स्मृति भी इनके द्वारा ही कंपोज किया गया है, विच सीक्स टू एस्टैब्लिश द, जो कि सोशल सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने की बात करता है नबूतरी ब्राह्मण्स के लिए। हिज ग्रेट स्टैंडिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द कमेंट्रीज ऑफ द परस्थारीज उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, वेयर ही एक्सप्लेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अद्वैत वेदांत। तो अद्वैत वेदांत की जो है ये एक एक्सप्लेनेशन देते हैं और उसी को प्रोपेगेट करने की बात करते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से रिलेटेड। तो जैसे इस पे तो देखिए कई दिन से बात चल रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको एक फ्रेश पुश देना चाहती है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो देखते हैं, देखिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो है, तो जैसे कि यूपीएससी कंडक्ट करवाता है एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल पे, तो अभी तक ऐसी कोई मीन्स कोई भी पर्टिकुलर एजेंसी नहीं है जो कि जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हो। केवल स्टेट लेवल पे जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके द्वारा। लेकिन अभी तक सेंट्रल में कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है। So in the same way, the Union Public Service Commission conduct a central recruitment process and assigns successful candidate to cadres. Judges of the lower judiciary are proposed to be recruited centrally and assigned to the states. तो जो AIJS का जो मेन मकसद है वो ये है कि जिसे सेंट्रली तौर पे जो है जजेस को अपॉइंट किया जाए। अभी केवल स्टेट के उस पे अपॉइंट किया जाता है। हाउ आर डिस्ट्रिक्ट जजेस करेंटली रिक्रूटेड। तो इस समय देखते हैं कैसे जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनका रिक्रूटमेंट कैसे होता है। तो आर्टिकल 233 और 234 इसकी बात करता है, डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करता है।
द सिलेक्शन प्रोसेस इज़ कंडक्टेड बाय द एसपीएससी, मीन्स स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो जैसे सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंडक्ट किया जाता है। And the concerned High Court, since the High Court exercise jurisdiction over the subordinate judiciary in the state, panel of High Court judges interview candidate after the exam and select them for appointment. तो जब बाद में जब इनका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है तो हाई कोर्ट जजेस का एक पैनल होता है जो कि जो होते हैं कैंडिडेट्स उनका इंटरव्यू लेता है। All the judges of the lower judiciary up to the level of district judges are selected through the provincial civil services और जिसको हम पीसीजे बोलते हैं। तो जो भी लोअर जुडिशरी से सेलेक्ट होके आते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं, तो उनका जो सिलेक्शन होता है वो पीसीएसजे के थ्रू होता है, जो कि आता है आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कंडक्ट करवाता है। तो अब देखते हैं कि एआईजीएस को प्रपोज़ किया क्यों किया गया था? तो द आइडिया ऑफ सेंट्रलाइज्ड जुडिशियल सर्विस वाज़ फर्स्ट mooted इन द लॉ कमीशन 1958 की रिपोर्ट जो आई थी लॉ कमीशन की, तो सबसे पहले यहाँ से आइडिया इसका जनरेट होता है, ठीक? ये रिफॉर्म ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के था। तो सबसे पहला जो आइडिया शुरू हुआ, वो लॉ कमीशन 1958 की रिपोर्ट जो आई, उससे शुरू हुआ कि एक सेंट्रल में भी एक मीन्स इसका एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज़ का गठन करना चाहिए। The idea was to ensure an efficient subordinate judiciary to address structural issues such as varying pay and remuneration across the state, to fill vacancy faster and to ensure standard training across state. तो देखिए मेन मकसद इसका ये है कि जो भी जैसे केसेस पेंडिंग वगैरह हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी जो है उनको निपटा सकें। और जैसे एक यूपीएससी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसी तरह जब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाया जाएगा, तो वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। तो कोई ना कोई इसके लिए अमेंडमेंट तो करना ही पड़ेगा, बाद में कुछ ना कुछ आर्टिकल जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए जाएँगे। उसके बाद फिर देखिए दोबारा लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई 1978 में, उस चीज़ में वहाँ भी इसको प्रपोज़ किया गया, लेकिन फिर भी वो ठंडे बस्ते में चला गया, इस पे कोई बात नहीं है उसको लेकर के। तो अब देखते हैं कि जुडिशरी का व्यू क्या है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के। तो 1992 में द सुप्रीम कोर्ट इन ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डायरेक्ट द सेंटर टू सेट अप एन एआईजीएस। तो जो पहला जजेस केस हुआ था 1992 में, तो उसमें सेंटर को डायरेक्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन कीजिए। In a 93 review of the judgment, however, the court left the central at liberty to take the initiative to the issue। लेकिन बाद में क्या होगा कि वो चीज़ अब सेंटर की लिबर्टी के ऊपर रख सेंटर की फ्रीडम के ऊपर छोड़ जाएगा कि आप जो है इसका इनिशिएटिव लीजिए। लेकिन एक तरह से डायरेक्शन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठन करने के लिए, लेकिन उस पे कोई सेंटर का कोई एक्शन नहीं आया। In 2017, the Supreme Court took suo motu cognizance of the issue of appointment of district judges and mooted a central selection mechanism। देखिए 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया और उसके बाद एक सेंट्रल सिलेक्शन मैकेनिज़्म ये कहा कि एक सेंट्रल सिलेक्शन मैकेनिज़्म होना चाहिए जो भी डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनके लिए। तो सीनियर एडवोकेट हैं हमारे अरविंद दत्तर, हू वाज़ अपॉइंटेड एज़ एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, ठीक? एमिकस क्यूरी का मतलब है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो इनको अपॉइंट किया है कोर्ट के द्वारा। तो इन्होंने रिकमेंड किया कि एक कॉमन एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए इंस्टेड ऑफ सेपरेट स्टेट एग्ज़ाम। जो भी स्टेट ये सेपरेट अलग-अलग अपना अपना पीसीएसजे के थ्रू एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो उसका एक कॉमन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहिए, जो कि बेस्ड हो मेरिट लिस्ट पे। और उसके बाद जो हाई कोर्ट के जो पैनल है या हाई कोर्ट का जो जजेस होंगे, उनका एक पैनल बनाया जाएगा और वो जो है कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेंगे, जो पास कर जाएँगे। तो बस आज के लिए यही न्यूज़ इम्पोर्टेंट थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।